ओनली मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी प्रेजेंटिंग जॉन विक चैप्टर 4। कहानी के शुरुआत में हम जॉन विक को देख पाते हैं जो कि अंडरग्राउंड होके हाई टेबल से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था और फिर बावरी किंग उसके लिए एक सूट लेकर आया था और उसे विजय वैभव कहता है। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जॉन विक एल्डर के लोगों को बुरी तरह से डेजर्ट में भगा रहा है और एक एक करके सभी को शूट कर रहा है। और फिर जॉन विक सीधे एल्डर के पास जाता है। एल्डर समझ जाता है कि जॉन विक हाई टेबल को खत्म करना चाहता है। इस पर एल्डर कहता है तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो तुम्हें सिर्फ तबाही मिलेगी। अगर तुमने एक को मार दिया तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। इस पर जॉन कहता है कि मैंने तो सिर्फ आजादी मांगी थी। इस पर एल्डर कहता है अगर तुम मुझे यहाँ पर मारने आए हो तो तुम भी नहीं बचोगे। लेकिन इसका जॉन पर कोई असर नहीं होता और वह सीधा एल्डर के सर में गोली दाग देता है। और फिर हमें अगले सीन में न्यूयॉर्क का होटल कॉन्टिनेंटल दिखाया जाता है जहाँ की चेरोन के पास में एक हार्विंगस नाम का व्यक्ति आता है जो कि एक सीक्रेट मैसेज लेकर आया था जो कि सीधा हाई टेबल से मिला था। हार्विंगस सीधा विंस्टन के सामने एक बहुत बड़ी रेत की घड़ी रख देता है और कहता है कि तुम्हें 1 घंटे के अंदर मार्कस से मिलना होगा क्योंकि हाई टेबल को अब मार्कस चला रहे हैं तो तुम उनसे मिलने से इनकार नहीं कर सकते। और फिर चेरन और विंस्टन दोनों जाकर मार्कस से मिलते हैं। मार्कस विंस्टन से कहता है कि तुम्हें काम दिया गया था जॉन विक को मारने का। इस पर विंस्टन कहता है कि हाँ मुझे दिया गया था और मैंने वो काम पूरा भी किया, मैंने तो उसे मार दिया था। इस पर मार्कस कहता है फिर वो आज जिंदा होकर हमारे हाई टेबल के लोगों को क्यों मार रहा है, इसलिए तुम्हें तो सजा मिलेगी। और साथ ही वो रेत की घड़ी की रेत खत्म होती है। न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल को तबाह कर दिया जाता है। लेकिन मार्कस का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसलिए उसने विंस्टन को सजा देने के बजाय चेरॉन को गोली मार दी ताकि विंस्टन को उसकी गलती का एहसास हो जाए। फिर हमें अगला सीन पेरिस का दिखाया जाता है जहाँ की एक लड़की मिया वायलिन बजा रही थी, जहाँ के उसके पिता केन भी होते हैं जो कि देख नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ देखने में ही कमजोर है, बाकी ये जॉन विक से किसी तरह कम नहीं है। और केन को भी मार्कस से मिलने का मैसेज मिलता है और जैसे ही वो उससे मिलने पहुंचता है मार्कस केन से कहता है कि तुम एक बहुत पुराने किलर हो और तुम पहले हमारे लिए काम किया करते थे। इस पर केन कहता है नहीं सर, अब मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन मार्कस उसे कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी की सही सलामती चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना तुम जानते हो कि क्या होगा। और फिर केन को बताया जाता है कि उसे जॉन विक को मारना है। लेकिन केन और जॉन पुराने दोस्त हुआ करते थे, इसलिए वो उसे मारने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन मार्कस उसे धमकाता है कि तुम जानते हो अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बेटी सही सलामत नहीं बचेगी। इसलिए केन को मार्कस की बात किसी भी हाल में माननी ही पड़ती है। फिर हमें चाइना का ओसाका कॉन्टिनेंटल दिखाया जाता है और सभी होटल की तरह ही यहाँ पर भी यही नियम था कि होटल के अंदर चाहे आप दुश्मन हो या दोस्त एक दूसरे के ऊपर हथियार नहीं उठा सकते। मतलब होटल के अंदर कोई भी मारकाट कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसके ओनर थे सिमाजो और उनकी रिसेप्शनिस्ट उनकी खुद की बेटी होती है अकीरा। और वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी उनसे मिलने के लिए वहाँ पर जॉन विक आ जाता है। अकीरा अपने पिता को समझाती है कि जॉन को तो पूरा माफिया ढूंढ रहा है, अगर ये यहाँ पर है तो मार्कस के लोग जल्दी यहाँ पर इसे ढूंढने के लिए आ जाएंगे। लेकिन सिमाजो अपनी बेटी को समझाता है कि जॉन मेरा दोस्त है और मुसीबत में उसकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। तभी हम देखते हैं कि होटल में मार्कस की पूरी टीम आ जाती है। सिमाजो उनसे कहता है कि आपकी मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ और आप यहाँ पर क्यों आए हैं। वो टीम का लीडर कहता है कि हम जॉन विक को ढूंढने आए हैं, हमें पता चला है कि वो तुम्हारी होटल में ठहरा है, इसलिए हम तुम्हारी होटल की तलाशी लेना चाहते हैं। लेकिन सिमाजो उन्हें समझाता है कि हमारी होटल के अंदर हथियार लाना अलाउड नहीं है। लेकिन मार्कस के गार्ड सिमाजो के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थे। लेकिन सिमाजो यह सब कुछ पहले से ही जानता था और उसकी टीम भी बिल्कुल रेडी थी। इसलिए मार्कस की टीम और सिमाजो की टीम दोनों के बीच एक भयंकर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि सिमाजो की टीम में बहुत ही बढ़िया चाइना के फाइटर भरे हुए थे। और धीरे धीरे वहाँ पर एक भयंकर ब्रूटल फाइट होना स्टार्ट होती है। और जब ये बात अकीरा और जॉन को पता चलती है तो वो भी फाइट में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी भयंकर स्किल के साथ लोगों को मौत के घाट उतारते जाते हैं। दोनों ही टीम के बीच बहुत ही भयंकर फाइट हो रही थी। कोई कहीं से गोली चला रहा था, कोई तलवार से काट रहा था, कोई तीर चला रहा था, कोई नंगचक चला रहा था। मतलब कि ये फाइट देखते वक्त आप लिटरली अपनी पलक तक नहीं झपकाओगे। जब मार्कस की पूरी टीम समझ जाती है कि वो इस मामले को नहीं संभाल पाएंगे तो उनका लीडर केन को कहता है कि तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया गया है उसे पूरा करो। फिर हम केन की कमाल के स्किल देखते हैं, जो कि आग से अंधा था पर उसके पास बहुत से गैजेट्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो बड़ी आसानी से सभी लोगों को मौत के घाट उतारने लगता है। जैसे कि मोशन सेंसर, जिसके पास कोई भी व्यक्ति आता है तो वो आवाज कर देता है। और आप जानते हो फिर केन क्या करता है, उसे मौत के घाट उतार देता है। और फिर केन और जॉन के बीच
भयंकर फाइट होती है और जॉन नीचे गिर जाता है। तो केन को लगता है कि जॉन मर गया है, क्योंकि वो बिल्कुल हिलता नहीं है और आवाज नहीं करता। क्योंकि दिक्कत यहाँ पर यह थी कि केन देख नहीं सकता था, पर जॉन के हाथ बाय मिस्टेक आवाज हो जाती है और दोबारा फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है, गुमनाम, जिसको किसी से कुछ मतलब नहीं था। वो सिर्फ जॉन विक को मारना चाहता था, क्योंकि जॉन के ऊपर पूरे 20 मिलियन का इनाम था। तो वो सिर्फ पैसे के लालच में ये काम कर रहा था। जॉन किसी तरह वहां से तो बच के निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे गुमनाम मिलता है। गुमनाम चाहता था उसे मार सकता था, लेकिन वो जॉन को बताता है कि मैं तुझे तब तक नहीं मारूंगा जब तक कि तेरे सर पे लगा इनाम और बढ़ नहीं जाता। और अब जॉन वहां से चला जाता है और दूसरी ओर हम देखते हैं कि शिमाज़ो और अकीरा की हालात बहुत ज्यादा बुरे थे। वो अपनी जान बचाने के लिए कोई सेफ प्लेस ढूंढ रहे थे। तभी हम सीढ़ियों पे केन को बैठा हुआ देखते हैं, जो कि उनका ही इंतजार कर रहा था। शिमाज़ो केन को समझाता है कि हम दोस्त हुआ करते थे, लेकिन केन कहता है कि तुम्हारी बेटी सही सलामत है, लेकिन मेरी बेटी नहीं है, इसलिए मुझे करना होगा। और फिर केन और शिमाज़ो के बीच में एक तगड़ी फाइट होती है और ये पूरी फाइट सिर्फ तलवार से लड़ी जाती है। पर एट द एंड केन ये फाइट जीत जाता है और शिमाज़ो मारा जाता है। इस पर अकीरा को बहुत गुस्सा आता है, पर केन उसे रोक देता है और कहता है कि अपना गुस्सा सही वक्त के लिए बचा के रखो। और फिर हम अकीरा को देख पाते हैं। अकीरा उसी ट्रेन में चढ़ती है जहाँ की जॉन चढ़ा होता है और फिर इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। फिर हमें विंस्टन देखने को मिलता है, जो कि अपने खंडर हुए कॉन्टिनेंटल को देख रहा था। तभी वहाँ पर बावरी किंग आ जाता है और ये दोनों जानते थे कि अब इन दोनों के हालात एक जैसे हैं। पहले ये इस शहर के बड़े डॉन हुआ करते थे, लेकिन अब इन दोनों के हालात एक से हैं, इसलिए वो एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। हरविंगर मार्कस को आकर बताता है कि एक बंदा आया है जो कि कह रहा है कि वो जॉन विक को जानता है और वो कहाँ मिलेगा, और वो गुमनाम व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। मार्कस उससे पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर वो कहता है कोई नहीं, गुमनाम, और मुझे जॉन विक का पता मालूम है, पर वो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे 25 मिलियन दोगे। मार्कस एक चाकू निकाल कर सीधा उसके हाथ में घुसेड़ देता है और कहता है कि अगर तुमने अपने हाथ से चाकू निकाला तो हमारे बीच कोई सौदा नहीं होगा, लेकिन तुमने अगर चाकू से अपना हाथ निकाल लिया तो तुम्हें 25 मिलियन भी मिलेंगे और मेरे साथ काम करने का मौका भी। इसलिए गुमनाम व्यक्ति चाकू से अपना हाथ खींचकर निकाल लेता है और अब मार्कस और गुमनाम के बीच डील पक्की हो जाती है। और फिर जॉन विक विंस्टन से जेरोन की कब्र के पास आकर मिलता है। वो उससे कहता है कि मुझे आपकी होटल का पता चला, मुझे काफी दुख है। तो विंस्टन जॉन को कहता है कि तुम गलत जगह आए हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा दुश्मन बर्लिन में है, जाकर उसे मुकाबले के लिए ललकारो। माफिया यूनिवर्स में मुकाबले का मतलब यह होता है कि दो बड़े घराने के एक एक योद्धा आपस में टकराएंगे और जो जीतता है उसकी बात मानी जाती है। लेकिन जॉन ने अपना घराना बहुत पहले ही छोड़ दिया था, इसलिए जॉन अपने परिवार से जुड़ने के लिए सबसे पहले बर्लिन जाता है। वहाँ उसे उसकी स्टेप सिस्टर रोजा रोमन मिलती है, जो कि जॉन को देखते ही काफी गुस्से में आ जाती है और वो जॉन को फंदे में लटकवा देती है, क्योंकि जॉन ने अपना परिवार काफी पहले ही छोड़ दिया था और अब हाई टेबल के बहुत से गुंडे भी उसके पीछे लगे थे। और अगर वो गुंडे यहाँ पर आ जाते तो उसका परिणाम रोजा की फैमिली को भुगतना पड़ता। जिस पर जॉन बताता है कि मैंने मार्कस को मुकाबले के लिए ललकारा है, लेकिन उसके लिए मुझे परिवार की जरूरत होगी। जिस पर रोजा कहती है ठीक है, तुम्हें परिवार से जुड़ने के लिए पहले मेरे पिता के कातिल को मारना होगा। और फिर जॉन निकल जाता है किला को मारने के लिए। फिर हमें किला दिखाया जाता है जो कि ताश की गड्डी से खेल रहा था। तभी वहाँ पर केन भी आ जाता है और वो गुमनाम व्यक्ति भी, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि जॉन किला को खत्म करने के लिए जरूर आएगा। तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है। इस पर किला कहता है केन भी तुम्हें मानना चाहता है, गुमनाम भी तुम्हें मानना चाहता है और मैं भी तुम्हें मानना चाहता हूँ। अब तुम क्या करोगे मिस्टर जॉन विक? इस पर जॉन कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। फिर किला कहता है चलो मारा मारी तो होती रहेगी, पहले एक पत्ते का खेल हो जाए। और फिर वो पत्ते खेलना स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग पत्ते खेलते तो मुझे आता नहीं और मुझे किसी का नाम भी नहीं पता, लेकिन फाइनली किला जीत जाता है। लेकिन तभी जॉन एक पत्ते से ही किला का गला काट देता है और फिर यहाँ पर दोबारा एक आइकॉनिक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फिर हमें जॉन की खतरनाक स्किल देखने को मिलती है, जिसमें कि वो हर एक बंदे को हेडशॉट मारे जा रहा था। और अब किला लोगों के बीच से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और जॉन भी उसके पीछे पीछे जा रहा है। बहुत से गुंडे आके जॉन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप और मैं जानता हूँ कि जॉन को रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और वो सभी को मौत के घाट उतारने लगता है। और फाइनली जॉन किला के पास पहुंच जाता है और फिर हमें यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड फाइट देखने को मिलती है, जिसमें कि किला मर ही नहीं रहा, पर जॉन किला को काफी ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिससे कि किला का सिर फूट जाता है और वो उसे मार देता है। और निशानी के तौर पे वो किला का एक दांत निकाल कर रख लेता है। और किला के मरने के बाद फाइनली रोजा जॉन को अपने परिवार में शामिल कर लेती है, जिसमें कि जॉन को अपने हाथों पर एक ड्रैगन का निशान लगवाना पड़ता है। और फिर हमें विंस्टन देखने को मिलता है, जो कि मार्कस के पास जाकर उसे बताता है कि जॉन तुम्हें एक मुकाबले के लिए ललकार रहा है। इस पर मार्कस कहता है कि मुकाबले के लिए फैमिली होना जरूरी है, लेकिन विंस्टन बताता है कि जॉन के पास अपनी फैमिली रोजा है और मुकाबले के नियम तो तुम मुझसे अच्छे तरीके से जानते हो। वही पुरानी परंपराएं, वही आमने सामने
सामने का मुकाबला होगा। मार्कस कहता है पुरानी परंपराओं के अनुसार अगर घराना चाहे तो वो अपने कोऑर्डिनेटर को भी लड़ने के लिए भेज सकता है, इसलिए मैं अपना दाव केन पर खेलूंगा। सबसे पहले मुकाबले की शर्तें डिस्कस की जाती है। मार्कस और जॉन को एक बड़े टेबल के आमने सामने बैठा दिया जाता है और उनके सामने कुछ पत्ते रखे जाते हैं। मुकाबले में 3 ऑप्शन थे, लड़ने की जगह, लड़ने के लिए हथियार और लड़ने के लिए कोऑर्डिनेटर, और विनर वही होता है जिसके पत्ते का नंबर सबसे ज्यादा होगा। तो मुकाबले की जगह चुनी जाती है ऊंची चर्च और हथियार चुने जाते हैं गन्स, और लड़ने के लिए कोऑर्डिनेटर जॉन की तरफ से तो जॉन ही होता है, लेकिन मार्कस की तरफ से केन होता है। इन्हें अगले दिन सूरज उगते ही अपना मुकाबला स्टार्ट करना था, लेकिन अगर कोई वहां पर टाइम पर नहीं पहुंच पाता तो हाई टेबल उसके खिलाफ एक रेड नोटिस जारी कर देगी, जिसके मुताबिक जहां पर भी वो देखा जाएगा उसे वही मौत के घाट उतार दिया जाए। फिर हमें मूवी का एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है जहाँ की एक चर्च में जॉन और केन बैठे होते हैं, जहाँ पर केन जॉन से लड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे मजबूरी में लड़ना पड़ता है। हार्बिंगर आकर मार्कर को कहता है कि तुम जॉन के सामने टिक नहीं पाओगे, लेकिन वो कहता है कि मैं टिकूंगा तब कि जब वो मेरे सामने आएगा। अगर ऐसा हो कि वो कल सुबह की किरण तक जिंदा ही नहीं बचे तो फिर तो मेरी जीत तय है। इसलिए मार्कस अपने आदमियों को कहता है कि जाकर जॉन विक को खत्म कर दो। जल्द ही बाउरिक किंग के पास भी पहुंच जाती है, तो वो जॉन को एक सूट लाकर देता है और कहता है चाहे मौका शादी का हो या फिर आखिरी फाइट का, आदमी को हमेशा अच्छा दिखना चाहिए, और साथ ही उसे एक गन भी देता है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। लेकिन मार्कस ने फरमान जारी करवा दिया था कि जो भी आज रात से पहले जॉन विक को मौत के घाट उतार देगा उसे 40 मिलियन दिए जाएंगे। और फिर धीरे धीरे पूरा शहरी जॉन की जान के पीछे पड़ जाता है, और फिर हम जॉन को देखते हैं जो कि एक कार में बैठे हुए कार को चलाते हुए ही कई लोगों को मौत के घाट उतार देता है। और भाई लोगों सच बताऊं ना, ये एक्शन सीन इतना बढ़िया है ना कि आप आपकी पलकें झपकाना तक भूल जाओगे। तो ये फाइट सीन तो बहुत ज्यादा लंबा है, तो मैं इसे डिटेल में तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन इस फाइट के दौरान मार्कस के लोग और केन भी जॉन को देख रहे थे। और फिर जॉन अपनी जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग में घुस जाता है, लेकिन वहां पर भी मार्कस के लोग आ जाते हैं। लेकिन होना क्या था, जॉन उन सभी को मौत के घाट उतारने लगता है एक एक करके। और यहाँ पर जो फाइटिंग हमें दिखाई गई है वो एक बिल्कुल गेम प्ले की तरह दिखाई गई है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है। और अब जॉन को मारने का इनाम भी बढ़ चुका था, तो गुमनाम व्यक्ति भी उसे मारने के लिए आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि गुमनाम और जॉन के बीच फाइट होने लगती है। तभी वहाँ पर गुमनाम का कुत्ता आ जाता है और मार्कस के टीम के व्यक्ति के पास एक गन होती है जो कि वो कुत्ते को मारने ही वाला होता था। तो यहाँ पर अगर जॉन चाहता तो अपनी जान बचाकर भाग सकता था, लेकिन वो गुमनाम को मारने की जगह मार्कस के उस आदमी को मार देता है, क्योंकि कुत्तों का मरने का दुख जॉन से ज्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए गुमनाम भी उसका दोस्त बन जाता है और जॉन की हेल्प करने लगता है। और अब जल्द ही सुबह होने वाली थी और सूरज निकलने वाला था, और अब जॉन को 200 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चर्च तक पहुंचना था। और अब जॉन पूरी तरह थक चुका था। जैसे ही वो सीढ़ी पास पहुंचता है और ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है तो वहां पर बहुत से गुंडे आ जाते हैं। और अब होना क्या था, जॉन विक की स्टोरी है भाई, वो एक एक करके सभी गुंडों को मारने लगता है और सीढ़ी से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। और जॉन लगभग आधी से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ चुका था। तभी वहां पर मार्कस की टीम का लीडर आता है और जॉन को एक लात मारता है और सारी सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी जॉन की हेल्प के लिए वहां पर केन और गुमनाम व्यक्ति दोनों आ जाते हैं और वो तीनों मिलकर मार्कस के सभी लोगों को मौत के घाट उतारने लगते हैं। तो दोस्तों ये फाइट बहुत ज्यादा लंबी है, इसलिए मैं इसे डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा। फाइनली जॉन और केन सारी सीढ़ियां चढ़ जाते हैं और अब हार्विंगर जॉन और केन को अपना अपना सूट उतारने के लिए कहता है और दोनों को एक एक गन दे देता है और उन्हें बताता है कि पहला सूट होगा 30 कदमों की दूरी से, फिर 20 कदमों की दूरी से और फिर 10 कदमों की दूरी से। और फिर वो तीनों 30 कदम दूरी पर जाते हैं और जैसे ही हार्विंगर कहता है फायर, और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फायर करते हैं और गोली जाकर एक दूसरे के कंधे पर लगती है। और अब बारी आती है 20 कदमों की और दोबारा फायर होता है। केन की कमर में गोली लग जाती है और जॉन के कंधे पे गोली लग जाती है और फिर गन को फिर से रिलोड किया जाता है। और अब बारी आती है 10 कदमों की और फिर हार्विंगर कहता है फायर, और फायर कहते ही केन जॉन की कमर में गोली मार देता है। एक तरह से देखा जाए तो केन मुकाबला जीत जाता है, लेकिन तभी मार्कस बीच में आता है और कहता है इसे फाइनल और आखिरी गोली मैं खुद अपने हाथों से इसके सर में मारूंगा। और वो गन रिलोड करके और वो जाकर जॉन के सामने खड़ा हो जाता है। इस पर विंस्टन हंसते हुए कहता है कि फायर कहने पे केन ने तो गोली चलाई थी, लेकिन जॉन ने गोली नहीं चलाई थी। और जॉन मार्कस के सर में गोली दाग देता है और मुकाबला जीत जाता है। और शर्तों के मुताबिक जॉन को अपनी लाइफ वापस मिल जाती है और विंस्टन को अपना होटल भी मिल जाता है और केन को उसकी बेटी। और अब सीढ़ियों से उतरते वक्त जॉन बहुत ज्यादा जख्मी था और वो वहीं पर गिर जाता है। और अब जॉन की डेथ हो जाती है और उसकी कब्र उसकी वाइफ की कब्र के पास बनाई जाती है और उस पर लिखा जाता है लविंग हस्बैंड, क्योंकि यही जॉन की आखिरी इच्छा थी। और वहाँ पर विंस्टन और बाउरिक किंग दोनों ही खड़े थे जो कि जॉन को श्रद्धांजलि देने आए थे। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो इसके बाकी पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और
साथ ही मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। और आप ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।